मैं आपसे करना चाहूंगा। हमें सबसे पहले स्टेम रोबो के बारे में बताइए। बड़ा दिलचस्प सा नाम है, आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई और ये पूरा कारोबार किस तरह का है? स्टेम रोबोटिक्स जो हमारी कंपनी है, ये बेसिकली स्टेम रोबोटिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोडिंग, इसको यूज करके हम स्कूल्स में इनोवेशन और क्रिएटिविटी को नर्चर कर रहे हैं। द आइडिया बिहाइंड द कंपनी इज दैट हाउ टू मेक द स्टूडेंट्स रेडी फॉर द जॉब्स ऑफ टुमारो। तो आज की तारीख में अगर हम देखें तो इंडिया में अराउंड 17 लाख स्कूल्स हैं, जिसमें से अराउंड 6 to 7 लाख प्राइवेट स्कूल्स हैं, 12 लाख गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। और जो हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में, पिछले 3-4 सालों में, देयर हैज बीन अ फिनोमिनल चेंज इन द इंटीग्रेशन ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन अवर डे टू डे लाइफ्स। आजकल हर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, इन सब के बारे में काफी अवेयरनेस है। तो स्टेम रोबोटिक्स एक कंपनी में हम स्कूल्स में, छात्रों में, टीचर्स में, फैकल्टी में, ये जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, इसके अराउंड हम लोग पूरा एक तरीके से एंड टू एंड सोल्यूशन उनको देते हैं कि अगर स्कूल्स में स्टेम, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग, ये सब चीजें करानी हो तो उसका क्या कंटेंट होगा, क्या करिकुलम होगा, कैसे स्टूडेंट्स जो हैं उन चीजों को यूज करके अपने रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। वाकई ये जानकर काफी अच्छा लगा राजीव कि आप स्कूलों में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, जो कि वक्त की बड़ी ज़रूरत है। और हम इवॉल्विंग स्टेज से, चूंकि कोरोना ने हमें डिजिटल युग में पहुंचाया और हमने उसको काफ़ी अच्छे से अडॉप्ट किया, लेकिन जाहिर सी बात है इसमें और भी ज़्यादा क्रांति की आवश्यकता है। राजीव, एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा, हाल फिलहाल फंडिंग को लेकर बड़े चैलेंजेस सामने आए और ये बार बार कहा जा रहा है कि पूरे स्टार्टअप वर्ल्ड में फंडिंग को लेकर चुनौतियां बरकरार हैं। जरा हमें बताएं, आप तो इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आप खुद एक स्टार्टअप चला रहे हैं, किस तरह के चैलेंजेस हैं, इसे किस तरह नजरिए से देखा जाए? देखिए, स्टार्टअप्स अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो पिछले कुछ सालों में स्टार्टअप्स का एक काफी कल्चर आया और काफी सारे हब्स, चाहे वो दिल्ली एनसीआर हो, बैंगलोर हो, इसमें काफी स्टार्टअप्स स्टार्ट भी हुई, बहुत सारी स्टार्टअप्स अच्छा भी कर रही हैं। बट समहाउ एक कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये भी आया कि हम अगर स्टार्टअप्स कर लेते हैं और फंडिंग ले लेते हैं तो मेन एम जो लोग का था, जो भी स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे थे, मैक्सिमम लोग, उनका कहीं ना कहीं एक फोकस फंडिंग लेने पे हो गया, रादर देन बिल्डिंग अ सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल। और पिछले कुछ सालों में हमने पोस्ट कोविड खासकर ये देखा कि कोविड टाइम में अचानक से एवरीथिंग वेंट डिजिटल। सो काफी इंटरेस्ट रेट भी यूएस वगैरह में काफी कम हो गई, तो उसके कारण क्या हुआ कि स्टार्टअप सेक्टर में काफी फंडिंग आई। और उसके कारण ये हुआ हायरिंग भी कर ली और कई सारे ऐसी चीजों में उन्होंने इन्वेस्ट किया जो मॉडल सस्टेनेबल नहीं थे। सो पोस्ट फंडिंग, पोस्ट कोविड क्या हुआ कि बहुत सारे वो मॉडल्स फेल हो गए। कई सारी स्टार्टअप्स जिनका मॉडल सस्टेनेबल नहीं था, वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाए। तो जो मैं देखता हूँ कि सबसे जरूरी ये है कि फंडिंग शुड बी अ बाई प्रोडक्ट। आई थिंक द मेन एम शुड बी दैट what is the real problem the startup is solving, and it should be a tangible problem, which and the solution should be sustainable. And if the company or any organization, any startup is able to build a solution around that, then definitely funding will come as a byproduct. Funding, revenue, everything will come. बट अगर सिर्फ हम फंडिंग के बारे में सोचेंगे, एक टेंजिबल बिजनेस मॉडल नहीं है, प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल नहीं है, रेवेन्यू सेंट्रिक बिजनेस मॉडल नहीं है, एंड जस्ट वी आर sort of covering the losses through investors' money, then that model will not work out. So that has been the learning, and I think this is what we have been following. बिल्कुल सही बात आपने कही राजीव की स्टार्टअप में फंडिंग का बेहतर इस्तेमाल, सही इस्तेमाल, और जाहिर सी बात है जिसने पैसा लगाया है वो पैसा वापस भी चाहेगा। तो फंडिंग बेहतर तभी होगी जब सिस्टम सही से चले, और यही वजह है कि अच्छे स्टार्टअप्स इसमें किसी तरह की मुश्किल का सामना नहीं कर रहे हैं। चलिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डील करते हैं आप लोग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर दो तरह की थियरी है। एक पूरी तरह से जो सबसे ज्यादा जिस थियरी को, जिस नैरेटिव को इस वक्त हम देख रहे हैं, वो है थ्रेट, खतरा, एआई नौकरियां खा जाएगा, एआई से इंडस्ट्रीज में एक तरह का सैचुरेशन आ जाएगा, बहुत से काम एआई कर लेगा।
थ्रेट है या अपॉर्चुनिटी भी है, जरा बताइए। जैसे कोई भी नई टेक्नोलॉजी जो काफी डिसरप्टिव होती है, जब भी वो आती है तो एक हमेशा मन में शंका रहती है। देयर इज ऑलवेज अ यू कैन से डुअल सेट ऑफ माइंड, लाइक चाहे वो पब्लिक हो, चाहे कॉर्पोरेशन हो, एक सोसाइटी हो। बिकॉज द सेम थिंग व्हेन वी इन 90s व्हेन कंप्यूटर्स केम, लाइक सो देयर वाज अ एवरीवन स्टार्टेड थिंकिंग कि कंप्यूटर्स आने के बाद जॉब चली जाएगी, या इसका क्या यूज है जनरल पब्लिक के लिए। भाई किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि स्कूल्स और हर जगह कंप्यूटर्स आ जाएंगे 90s में। जैसे पहले हमने शुरुआती दौर में देखा कि रेलवे रिजर्वेशन और इस सब में इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कंप्यूटर्स आए, तो लोगों ने कहा कि बहुत सारी स्ट्राइक्स भी होने लगी कि अच्छा अब जॉब चली जाएगी। बट धीरे धीरे अब हम देख रहे हैं कि कंप्यूटर्स जो है एक ये डे टू डे पार्ट ऑफ द लाइफ है। चाहे कोई टेक्नोलॉजिकल प्रोफेशन में हो, चाहे डॉक्टर इंजीनियर हो, चाहे साइंटिस्ट हो, या डॉक्टर हो, लॉयर हो, कोई भी हो, तो एक कंप्यूटर, चाहे टीचर हो, स्टूडेंट, एक तरीके से डे टू डे लाइफ का पार्ट हो गया है। सो उसी तरीके से अब ये जैसे 90s में कंप्यूटर्स आया था, वैसे ही आज की तारीख में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है, और ये एक डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है। आई थिंक इट इज गोइंग टू बी एन एनेबलर, राइट? बिकॉज वी आर इन एजुकेशन डोमेन, एंड हम आजकल जो आज के स्टूडेंट्स हैं उनको हम 10 सालों के बाद जिस प्रोफेशन में वो जाएंगे उसके लिए तैयार कर रहे हैं। बिकॉज आज से 10 साल बाद जो टेक्नोलॉजी होगी, जो जॉब होंगे, वो टोटली अलग होंगे जो आज के जॉब है। और इसमें ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, चाहे रोबोटिक्स हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग, ये सब हर जगह होगी। आज से कुछ सालों बाद चाहे वो लॉयर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कोई भी आर्किटेक्ट हो, सबको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत होगी, क्योंकि वो एज एनेबलर काम करेगी, वो एज ए हेल्पिंग हैंड काम करेगी। So we see artificial intelligence as an opportunity. Definitely, it's not a threat, but yes, किसी भी नई टेक्नोलॉजी का एक नेगेटिव भी होता है कि अगर कोई लोग उसको मिसयूज करना चाहें तो डेफिनेटली किया जा सकता है। बट आई थिंक दैट इज एन डिबेट। लॉट ऑफ रेगुलेशंस आर आल्सो बाय गवर्नमेंट्स, और एथिकल उसके पॉइंट से भी बहुत सारे ऐसे रेगुलेशंस बन रहे हैं ताकि इसका मिसयूज रोका जा सके। इनफैक्ट आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, और ये मैं अपने स्कूल डेज में, एक रामधारी सिंह दिनकर की कविता थी कि वो विज्ञान के बारे में भी ऐसा कहते थे कि विज्ञान का अपॉर्चुनिटी है या थ्रेट है। तो रामधारी सिंह की एक कविता की पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो त्यज कर मोह इसे फेंक दे स्मृति के पार। तो वो वही था कि विज्ञान अगर एक तलवार है तो उससे किसी को बचाया भी जा सकता है और काटा भी जा सकता है। तो सेम चीज यहाँ पे भी है। एंड आई थिंक रेगुलेशंस एंड ऑल द थिंग्स आर कमिंग टुगेदर, दैट हाउ वी कैन मेक इट एज इन द बेस्ट केस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। तो बिल्कुल एक संतुलन बिठाना पड़ेगा। कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसके साथ बहुत सारे नैरेटिव आते हैं। जब कंप्यूटर आया था तब भी कहा गया था कि कंप्यूटर आते ही नौकरियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन कंप्यूटर ने कितनी नौकरियां दी इसको भी तो समझिए, आज भी दे रहा है। तो इसी तरह नई टेक्नोलॉजी को आपको सीखना होगा, स्किल डेवलप करनी होगी, तब ये वरदान साबित हो सकती है। चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। राजीव को हम शुक्रिया अदा करेंगे हमसे जुड़ने के लिए और हर पहलू पर बातचीत करने के लिए। आपको और आपके टीम मेंबर्स को आपके कारोबार के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। यहां एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार हमारे साथ राजू सिन्हा जुड़ेंगे और उनसे उनके स्टार्टअप और बाकी पहलुओं पर चर्चा करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।